हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपन सब मिले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। गेट की बैच सेपरेटली चल रही है। मोस्ट ऑफ द जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले से ही अवेयर कर रहा हूँ कि गेट एग्जाम, आईएएस एग्जाम, है ना, इसरो, डीआरडीओ, इनके सेपरेट जो एग्जाम्स रहते हैं इनके बारे में वगैरह। और आप लोग साथ साथ में, जैसे कि अभी लास्ट इसमें वेबिनार लिया था कि ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एंड स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, राइट। तो आज वेबिनार ले रहे हैं अपन बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन एंड उसकी स्टडी स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या रहना चाहिए। बिकॉज अपने इन्वायरमेंट में तो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाने के बाद आप लोग सोच रहे हो कि चलो गेट एग्जाम करते हैं, लेकिन तब प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट। और उतनी प्रिपरेशन फिर अपनी हो नहीं पाती है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट, तो डेफिनेटली यू हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट ना। अभी देखो, ये जो गेट एग्जाम है, आप 11th 12th के बाद अगर जेडबल एग्जामिनेशन देते हो, राइट, तो जेडबल एग्जामिनेशन से आप लोग इजीली आईआईटी में एंटर हो सकते हो, राइट, आफ्टर स्कोरिंग व्हाट दैट मच अमाउंट ऑफ मार्क्स इन व्हाट द जेडबल एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोगों के वो सपने पूरे नहीं हुए होंगे तो डेफिनेटली गेट एग्जाम आपका वो सपना पूरा कर सकता है, राइट। अगर आप लोगों को एम ई एम टेक, एम एस, ये सब कुछ अगर करना होगा तो आप लोग सबसे पहला बेनिफिट गेट का ये ले सकते हो कि आपको गेट क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इजीली आईआईटी में वगैरह एडमिशन ले सकते हो। आप सभी लोगों को पता है कि गेट एग्ज़ाम जो है वो आईआईएससी बैंगलोर और 7 आईआईटीज मिलके कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर मुंबई, दिल्ली, रुड़की, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर, ये आईआईटीज और आईआईएससी बैंगलोर ये मिलके आपकी गेट एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, राइट। तो गेट एग्जाम में नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो है वो तो मैं आप लोगों को रेगुलर बैच में बोलता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं कि जो अभी भी अनअवेयर है रिलेटेड टू ऑल दोज फैक्ट्स, तो वो अपन एक एट अ ग्लांस 10-15 मिनट में समझ के लेते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है और आप लोगों की स्टडी स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए, राइट। सबसे पहला जो गेट का बेनिफिट है वो तो ये है कि आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे इंस्टीट्यूट है आईआईटी, राइट, आईआईटीज, आईआईएससी, उसके बाद एनआईटीज, राइट, या ट्रिपल आईटीज, यहाँ से आप लोग एम ई एम टेक कर सकते हो। तो ये जो पहला बेनिफिट इसका बन रहा है, एम ई हो या एम टेक हो या एम एस हो, राइट, और फिर इसका एक्सटेंशन फ्यूचर में डेफिनेटली पीएचडी, इफ़ यू वांट टू डू सो, राइट। तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप लोगों का गेट का स्कोर अगर अच्छा आता है तो आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, यहाँ से आप लोग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट, राइट। नॉर्मली जैसा कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया, आपका जेडबल का स्कोर लो आया, जिसके कारण आप लोग अभी अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, राइट। लेकिन वही बैकग्राउंड अगर चेंज हो गया और आप लोग आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी यहाँ के लिए अगर सपने ऊंचे देखोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। नॉर्मली अपने यूनिवर्सिटी में कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आप लोगों को 100 में से 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। 11th 12th और 10th स्टैंडर्ड की बात करते तो आई थिंक सो 35% स्कोर करना पड़ता है, बराबर है ना। लेकिन ये जो गेट एग्जाम है, इसका कट ऑफ रहता है ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस। हाँ, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि ये एग्जाम उतनी टफ है, राइट, जिसका कट ऑफ अगर 25 to 30 मार्क्स जाता है, इतना लो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हो, राइट। तो कास्ट वाइज उसका कट ऑफ जो है वो वेरी करता है, बट एवरेज अपन पकड़ के चलते हैं कि 25 to 30 मार्क्स, राइट। कोई भी ब्रांच हो 25 to 30 मार्क्स कट ऑफ अपन पकड़ के चलते हैं, इजंट इट। अब एम ई एम टेक में क्या रहता है, एम ई एम टेक में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर और थेरोटिकल पोर्शन के ऊपर। एम एस क्या चीज़ है, एम एस ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है रिसर्च वर्क के ऊपर। आप लोग को ये पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं और उनको एम एस की डिग्री मिलती है, इजंट इट। लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में भी कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे ट्रिपल आईटीज है और कुछ कुछ जैसे कि बिट्स पिलानी है, जो कि आप लोगों को एमएस डिग्री प्रोवाइड करते हैं, राइट।
एम ई एम टेक ये 2 साल का रहता है और एम एस जो है वो 2 से 3 साल के बीच में रहता है, राइट। 2 से 3 साल रहता है एम एस, राइट। तो डेफिनेटली एम एस कर रहे हो तो इट विल बी वॉट क्वाइट मोर इफेक्टिव दैन वॉट एम ई एंड एम टेक। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर आप लोग लिखते हो कि हम लोगों ने एम एस किया है, तो उसका इम्पैक्ट एम ई एम टेक से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, राइट। ये तो समझ गए आप लोग। अब आप लोग एम ई एम टेक करते करते ही आप लोग अगर गेट क्वालिफाई होंगे, गेट क्वालिफाई होने के लिए आप लोगों को 25 to 30 मार्क्स के बीच में मार्क्स चाहिए, तब जाके आपकी गेट क्वालिफाई हो रही है एवरेजली, अगर अपन इन जनरल डिस्कस करते हैं बाय सीइंग एंड लुकिंग एट व्हाट द कट ऑफ्स ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर्स, इजंट इट। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को एमई करते करते आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलता है। जो स्टाइपेंड है 12,400 रुपये, ये स्टाइपेंड भी मिलता है। सेकेंडली आप लोग अगर नॉर्मली अगर बात करते हैं कि आप लोग अमरावती के जो भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, तो यहाँ पे अगर कोई भी फाइनल ईयर में कंपनी आती है, वो सबको तो उठा के लेके नहीं जाती। सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके अंदर जो एकदम होशियार है, जिनमें इनफ कॉन्फिडेंट है, देन एप्टी क्रैक करते हैं, और एप्टी क्रैक करने के बाद जो इंटरव्यू में उनको सिलेक्ट किया जाता है, बहुत कम लोग रहते हैं वो, राइट। तो वो लोग नॉर्मली टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनी में आप सिलेक्ट होते हो। और ये सभी कंपनी ऑलमोस्ट, मुझे तो लगता है कि बिलो 5 लाख ही इनका पैकेज आता है अभी फिलहाल, बिलो 5 लाख ही है। जो एकदम टॉप मोस्ट कंपनीज आती है, तो वो अगर आती है तो वो उनका ओपन कैंपस अगर रहता है तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा पैकेज ज्यादा रहता है। बट अगर अपन बात करते हैं ये सभी कंपनी जो नॉर्मली आपके कॉलेजेस में आ रही है, तो बिलो 5 लाख की पैकेज है। तो आप लोग अगर थोड़े से सपने ऊंचे देखते होंगे, एंड आफ्टर व्हाट इंजीनियरिंग इफ यू डिसाइडेड टू गो विद द एम टेक, और लेकिन वो अच्छे इंस्टीट्यूट से, वेदर इट इज आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आई, यहाँ से अगर आप लोग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आप लोगों को यहाँ से भी कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो डेफिनेटली ये सारे इंस्टीट्यूट में आप लोग कंपनी की तरफ नहीं जाते हो, कंपनी आपके तरफ आते हैं। एंड डेफिनेटली इफ यू आर सिलेक्टिंग फॉर नंबर ऑफ कंपनीज, देन यू विल डिसाइड कि मुझे कौन सा कंपनी में जाना है। और डेफिनेटली इनके पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। और ऊपर से एम ई एम टेक जो आप लोग 2 साल का कोर्स करें आफ्टर बी, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा डिग्री का, तो पैकेजेस डेफिनेटली हाई जाएंगे, बराबर है। टॉप मोस्ट कंपनी यहाँ पे आती है आईआईटी में, आईआईएससी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में। और एक बात, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट कंपनीज आती है, ये टॉप मोस्ट कंपनी में एक फील्ड ऐसी भी है जिसको बोलते हैं अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कंपनी में काम कर सकते हो, राइट। और एम ई एम टेक करने के बाद आप लोगों को फायदा क्या मिलता है, आप लोग टीचिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे लगते हो, जिससे आप लोगों को एक एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग भी मिलता है। आप लोगों को 1 या 2 लेक्चर लेना पड़ेगा कॉलेज में जो जूनियर स्टूडेंट्स रहते हैं उनके, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस ये भी हो जाता है, जिसमें आप लोग फ्यूचर में रिज्यूमे के अंदर लिख सकते हो कि आई हैव द 2 years ऑफ टीचिंग असिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन दिस कॉलेज, राइट, व्हाइल डूइंग व्हाट व्हाइल परसुइंग व्हाट द एमईएम टेक। ये सेकंड हो गया। और डेफिनेटली एक तो मैंने बोला कि टॉप कंपनीज, आप लोग टॉप कंपनीज में जाके आप लोग प्लेस हो सकते हो अगर आप लोग ये सारे कॉलेजेस से एमईएम टेक वगैरह कर रहे हो तो, राइट। दैट कंपनीज विल फॉलो यू, नॉट यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो देम, राइट। और वो कंपनीज के अंदर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। चलो अभी सेकंड बेनिफिट जो है, तो ये तो बेनिफिट आप लोगों को समझ गया। अगर आप लोग एम टेक अच्छे से कर रहे हो और आप लोगों की लिंक अगर लग रही है, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों का टीचिंग फील्ड की तरफ अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या क्रिएट होता है आगे चल के, तो आप लोग उसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर पीएचडी करना चाहते हो, तो पीएचडी में भी गेट थ्रू शायद स्टाइपेंड मिलता है 25,000 to 30,000 इसके बीच में कुछ तो भी। 2 साल का अगर पीएचडी कोर्स आप लोग करते होंगे 25,000 है, और मोर देन 3 years और 3 years होगा तो 28,000 आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी के लिए ऑलमोस्ट, राइट, पीएचडी के लिए। और उसके बाद आप लोगों को इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि कोई कॉलेजेस में आप लोगों को लेक्चरर लगना है या टीचिंग फील्ड को कैरी फॉरवर्ड करना है या क्या करना है, वो आप लोग वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। एमईएम टेक के बाद आप लोग कंपनी में जा सकते हो, जैसा इंजीनियरिंग करने के बाद कंपनी में जा रहे हो, तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंपनी में जाओ, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई भी हो रही है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है, टीचिंग असिस्टेंट एक 2 साल का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, बराबर है ना। और टॉप कंपनीज में जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। सेकंड बेनिफिट ये है कि आप लोग पीएसयू सेक्टर में भी जा सकते हो। अब पीएसयू के अंदर जो भी गवर्नमेंट से लिंक ऐसी ऑलमोस्ट 30 to 40 कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल
ओएनजीसी है, सेल है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है, बार्क है, बेल है, भेल है ना। ये इतनी सारी कंपनीज है, ऑलमोस्ट 30 to 40, जो कि डायरेक्टली गेट से लिंक है, राइट। बहुत सारे नाम लिए मैंने, जैसे कि आईओसीएल, उसके बाद गेल, उसके बाद सेल, उसके बाद ओएनजीसी, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद बार्क। ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज है, ये डायरेक्ट आप लोगों को रिक्रूट करती है थ्रू गेट एग्जामिनेशन। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो इंजीनियरिंग के बाद, तो आप लोगों के पास एक सेकंड बेनिफिट गेट का क्रिएट होता है, दैट इज पीएसयू सेक्टर। तो आप लोग डायरेक्टली, बट इसके लिए अब आपकी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, यहाँ से अगर आप लोगों को एमई एमटेक करना है तो भी आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा चाहिए। लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों को सपोज आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट ऑल इंडिया रैंक जो है ना आप लोगों का, वो 1 से 100 के बीच में लाना पड़ेगा। और ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 तक लाने के लिए, 1 से 100 के बीच में लाने के लिए ऑलमोस्ट आप लोगों को 70 to 75% प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा गेट एग्जाम में, तब जाके आपका ऑल इंडिया रैंक, एवरेजली बात कर रहा हूँ मैं, टेंटेटिव बात कर रहा हूँ, वो तो डिपेंड करता है कट ऑफ हर एक साल के ऊपर, बट अभी तक जितने गेट एग्जाम हो गए उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑल इंडिया रैंक ऑलमोस्ट आपका 1 से 100 के बीच में है, तो ये दो कॉलेजेस में आप लोग लग सकते हो, राइट। वही आप लोगों को ऑल इंडिया रैंक अगर 1 से 1000 के बीच में होगा, तो आप लोग बाकी आईआईटीज में या एनआईटीज में आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, राइट ना। समझ रहे हैं? तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो गोल है ना वो सेट कर पाओ कि आपको कितना पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है। इसलिए ये जो रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मुझे कहाँ पे स्टैंड करना है, राइट। तो जो भी पीएसयू सेक्टर है, यहाँ पे आप लोगों को जाने के लिए आप लोगों का गेट का स्कोर तो डेफिनेटली अच्छा चाहिए। ये डायरेक्टली अपने अपने इंटरव्यूज लेते हैं। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी है कि जो सेपरेट उनकी एग्जाम भी लेती है, फिर अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं है तो ले सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर गेट क्वालिफाइड आप लोग हो, तो दिस कंपनीज ऑलमोस्ट 30 to 40 पीएसयूज आर डायरेक्टली रिक्रूटिंग थ्रू गेट, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। समझ रहे हैं ना। तो ये जो सेकंड बेनिफिट आप लोगों को क्रिएट हो रहा है। अब इसका थर्ड बेनिफिट क्या है गेट एग्जाम क्रैक करने का। अभी देखो, पीएसयू सेक्टर में जा रहे हो और ये सभी कंपनीज में अगर अब आप लोग लग रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आप लोगों को पता ही है, बहुत सारी फैसिलिटीज में मिलेंगी, पैकेज भी हाई रहेंगे, राइट। ये तो बात है ही। और एक बात, आप लोग गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते ही आप लोग ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है, ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं रहते। तो गेट की प्रिपरेशन करते करते ही आप लोग गेट जैसे ही बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है उसकी भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक करते हो, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ये अगर उनकी एग्जाम्स अगर अलग से कंडक्ट अगर करते हैं, राइट, तो ऑलमोस्ट इनका भी सिलेबस जब सेम रहता है तो इनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाती है, राइट। आईएएस हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। तो इनकी भी प्रिपरेशन आप लोगों की साथ साथ में होती है ना। तो आप लोग, यू मस्ट बी व्हाट कैपेबल एट दैट टाइम टू गिव व्हाट डीआरडीओ, इसरो एंड आईएएस, इनकी भी जो सेपरेट एग्जाम हो रही है वो भी आप लोग इजीली दे सकते हो। समझ रहे हैं क्या? सो यू आर नंबर ऑफ choices आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट द गेट एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट जो फोर्थ बेनिफिट क्रिएट होता है, वो ये क्रिएट होता है, अगर सपोज आप लोगों को एम ई एम टेक सपोज नहीं करना है, राइट। आप लोगों को, जिनको एम ई एम टेक करना है, उन्होंने गेट का स्कोर अच्छा ला के ये आईआईटीज में, आईआईएससी में, एनआईटीज में, या फिर ट्रिपल आईटीज में, या तो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बराबर है। ये तो एक वे बनाए हुआ है, जैसा आप लोगों का जेडब्ल्यू के बाद में हुआ। एम ई एम टेक करने के फायदे आफ्टर गेट क्वालिफाइंग क्या क्या है वो भी मैंने बोले। फिर पीएसयू एग्जामिनेशन, पीएसयू सेक्टर की बात करते तो बहुत सारी जो कंपनीज पीएसयू के अंडर आती है 30 to 40, वहाँ पे थ्रू डायरेक्टली गेट थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है। और साथ साथ ही आप लोग अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी एग्जामिनेशन है कि जो ऑलमोस्ट
सेम सिलेबस है, सेम कंटेंट है, ऑलमोस्ट सेम, एग्जाम पैटर्न वगैरह समथिंग डिफरेंट रहेगा बट ऑलमोस्ट सेम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में अवेयर होते हैं रिलेटेड टू गेट एग्जाम की, गेट एग्जाम देना है, ये करना है, वो करना है, राइट, और डायरेक्टली गेट एग्जाम देने को चले जाते हैं और फिर क्रैक नहीं हो पाते, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एवरेजली व्हाट वी कैन से 14 to 16% स्टूडेंट ही गेट एग्जाम क्रैक करते हैं, राइट, 14 to 16% स्टूडेंट ओनली गेट एग्जाम क्रैक करते, तो इतनी टफ ही एग्जामिनेशन है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग वगैरह होने के कारण आप लोग जब पढ़ाई करते हो तब आपका पहला पॉइंट एक्यूरेसी की तरफ भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि आप लोग नॉर्मली अब जो हिसाब से आप लोगों का कॉलेजेस में प्लेसमेंट हो रहा है वो तो आपका होगा ही, वो कैसे होगा, जब आप लोग पहले से अगर गेट वेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट का नॉलेज है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट का नॉलेज बोलो या जनरल एप्टीट्यूड बोलो, है ना, जैसे कि अगर मैं गेट के एग्जाम को कैटेगराइज करता हूँ 3 हिस्सों में, तो उसमें का जो पहला हिस्सा बनता है ना वो बनता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों का M1 M2 M3 M4 M5 ये सब कुछ आने वाला है। दूसरा जो हिस्सा बनता है वो बनता है जनरल एप्टीट्यूड, और तीसरा जो बनता है वो बनता है आप लोगों के बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट जो आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, समझ गए। तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इसका वेटेज है ऑलमोस्ट 15%, जो जनरल एप्टीट्यूड है इसका भी वेटेज है 15%, और जो बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट है फिर उसको क्रिएट होता है 70%। गेट में आप लोगों को टोटल 65 क्वेश्चंस आएंगे और पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, समझ गए। तो आप लोग अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का दोनों प्रिपरेशन करते हो तो 15% मार्क्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। सेकेंडली आप लोग जनरल एप्टीट्यूड, आपके कॉलेजेस में जब कैंपस आता है फाइनल ईयर लेवल पे तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे एप्टीट्यूड वगैरह रहता है, तो क्यों ना उसकी प्रिपरेशन अगर गेट के लिए अपन पहले से ही कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना उधर, तो आप लोग का उधर तो प्लेसमेंट वैसे ही हो जाएगा, जो भी नॉर्मली आप लोगों के फाइनल ईयर में जो भी कंपनीज आ रही है वो अनडू एडवांटेज आपको क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, डेप्थ में आपको नॉलेज मिल रहा है, ऑफ योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और इसके कारण क्या हो रहा है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है, राइट। और कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज आपके कॉलेज में आएंगे फाइनल ईयर लेवल पे वहां पे आप लोगों ने सिलेक्ट होना ही है, अगर ये सभी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो। नेक्स्ट, और जो पांचवा बेनिफिट गेट का जो क्रिएट होता है वो क्या है, बहुत लोगों को ये बातें पता नहीं रहती है। आप लोग एफ पी एम यानी फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ये कोर्स है जो कि IIM अहमदाबाद, है ना, IIM कोझिकोड, IIM इंदौर, ये जो IIMs है यहाँ पे ये प्रोग्राम जो FPM इसके लिए भी आप लोग अपीयर हो सकते हो मैनेजमेंट फील्ड में, और यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट, अब वो इंस्टीट्यूट वाइज डिफर करता है, यहाँ पे आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है ऑलमोस्ट 20,000 से 30,000 के बीच में, और नंबर ऑफ फैसिलिटीज भी मिलती है इफ यू आर अ गेट क्वालिफाइड पर्सन। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, लगे तो इफ यू डिमांड आई विल शेयर वन लिंक, वो लिंक में आप लोगों को पूरा डिटेल FPM के बारे में मिल जाएगा, या तो आप लोग भी नेट पे सर्च कर सकते हो, ये भी गेट थ्रू होता है। और एक बात, मोस्ट ऑफ दी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, आई थिंक सो सिंगापुर में, आई थिंक सो जर्मनी में, ये भी जो यूनिवर्सिटीज है ये गेट थ्रू आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन देती है, राइट, तो वो भी एक बेनिफिट आप लोगों को क्रिएट होता है गेट एग्जाम का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट बनता है रिज्यूमी, जब आप लोग रिज्यूमे के अंदर लिखते हो ना आई एम अ गेट क्वालिफाइड इन दिस ईयर, तो उसका इम्पैक्ट भी वो सामने वाले के ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जब 14 to 16% स्टूडेंट ही गेट एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं, सो यू आर एडिंग वन सेंटेंस इन योर रिज्यूमी दैट यू आर अ गेट क्वालिफाइड पर्सन, सो डेफिनेटली आपका वेटेज जो है, रिज्यूमी का आपका जो वेटेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा।
तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को गेट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों के सामने क्लियर किए कि इतने इतने बेनिफिट्स हैं। अभी थोड़ा सा स्टडी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने स्टडी स्ट्रैटेजी कैसा करना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए। आप लोगों को अभी अभी मैंने क्लियर किया कि गेट जो है ना 65 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क का पेपर रहेगा। और वो जो 100 मार्क का पेपर है वो कैटेगराइज किया है 3 हिस्सों में। पहला जो हिस्सा है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15% वेटेज, जनरल एप्टीट्यूड 15% और जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो भी रहेगा वो रहेगा 70%। सबसे पहले प्रिपरेशन करते टाइम पे, अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो कि फाइनल ईयर के हो। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के पास अभी बहुत सारा टाइम है, बस टाइम बर्बाद मत करो। अगर आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप लोगों के पास काफी टाइम है, लेकिन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर देन यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो इसीलिए थर्ड ईयर फाइनल ईयर के आप लोग स्टूडेंट होंगे, थर्ड ईयर के स्पेशली, तो आप लोगों को आपका जो पढ़ाई का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें आपकी एक गलती हो सकती है कि जो भी इसके पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट आपके रेगुलर इसमें पढ़े, अब यूनिवर्सिटी का स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी बहुत फर्क पड़ता है। यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, राइट, जो भी कॉलेज के टीचर आपको पढ़ाते वगैरह होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन अब वो सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ना पड़ता है गेट में, इसलिए उसकी दोनों स्टडी, दोनों प्रिपरेशन आप लोगों को करना पड़ेगा अलग से, राइट। मैं इसके ऊपर भी इलाज देता हूँ कि आप लोगों ने स्टडी कैसा करना चाहिए, लेकिन पहले प्लान तो सुन लो। तो थर्ड ईयर में अगर होंगे तो आप लोग को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 8 आवर्स डेली, इतना देना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और सब्जेक्ट बहुत सारे। अब सब्जेक्ट ये जो 70% जो वेटेज है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको छोड़ने को पुरता नहीं और जनरल एप्टीट्यूड भी छोड़ने को पुरता नहीं, क्योंकि 30% मार्क के दो ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसलिए ये तो आपके अच्छे से होना ही चाहिए। अगर मैं बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो अभी ऑलमोस्ट आप लोग इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो 40 में से अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी M1 M2 M3 M4 अगर निकाल दो तो आप लोगों को एवरेजली अभी 34 या 35 सब्जेक्ट्स बचे हैं। अब ये 35 सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे थोड़ी ना है गेट में, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसको क्लब करके ऑलमोस्ट आप लोगों को 12 सब्जेक्ट टेक्निकल के पढ़ना है, 12 सब्जेक्ट्स। तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का वेटेज बनता है 6 मार्क्स, राइट। अब इसमें से अगर आपके पास टाइम कम होगा, आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट और आपके पास टाइम कम है, आप लोग इतना प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को जो सब्जेक्ट आप लोगों को यानी आप लोगों का अच्छा प्रिपेयर हुआ है डिग्री में और आपको उसके अंदर इनफ कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग एक काम करो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ एक आधा नया सब्जेक्ट जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सब्जेक्ट बाजू में रखो, उसको छोड़ भी दिया तो चलता, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर व्हाट दी ऑल इंडिया रैंक। अगर आप लोगों को 1 से 100 के बीच में नहीं लाना है, ठीक है यार, 1000 के बीच में भी आ गया या जस्ट क्रैक भी हो गया, अगर इसमें आप लोग सेटिस्फाइड होंगे तो आप लोगों ने ज़्यादा इतना भी ज़्यादा पढ़ाई करने की नीड नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट डिटेल में कर रहे हो। एक आधा सब्जेक्ट आप लोगों ने छोड़ भी दिया तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आपका वो प्लानिंग उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वही अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से आपका प्लान कैसा करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोग को है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। अगर आप लोग मेरे पास पढ़ रहे होंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मेरा टीचिंग का स्टाइल और अदर, इसमें बहुत फर्क है। जब आप लोग मेरे पास अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को इतना डेप्थ में लेके जा रहा हूँ ये सब्जेक्ट कि आप लोगों का गेट का 90% पार्ट इधर ही क्लियर हो रहा है, बस अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। सेकेंडली आप लोगों को फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, जैसे कि आपकी ब्रांच अगर मैकेनिकल सिविल है तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट है, तो ये जब ये सब्जेक्ट अपना बैचेस में हो रहा है तो तभी के तभी साथ साथ में गेट पॉइंट ऑफ व्यू इसकी स्टडी करो। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को फर्स्ट ईयर लेवल में आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल है तो उधर इसका भी वेटेज है, अरे 6-6 मार्क के सब्जेक्ट आते हैं ये भी उधर। अगर आप लोग की ब्रांच कंप्यूटर है तो आप लोग को सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट अगर आता है तो इसका भी स्टडी, अगर आप लोग पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो ये सब्जेक्ट, तो आप लोगों का इसका टेंशन नहीं रहेगा, एक लिंक आपकी मस्त लग रही है। लेकिन दोनों प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जाके ऐसा बर्डन आएगा कि ये बेसिक से सब्जेक्ट जो है ना, ये आप लोग के अगर क्लियर नहीं है तो गेट एग्जामिनेशन में जो बाकी के जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं
मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ, तो नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट हो गया, एनए हो गया, गेट के अंदर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सिग्नल सिस्टम हो गया, डीएसपी हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, बराबर है। ये जो बाकी सब्जेक्ट है जो पूरे के पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, और एनए जैसे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंड है, तो ये आप लोगों को ये भी सब्जेक्ट नहीं आएंगे ना अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वीक है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को डर लगता होगा, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, वो डर निकालना पड़ेगा, उतनी पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएंगे आपके। समझ गए क्या? तो मैंने काफ़ी आप लोगों को बोला। देन अब अगर आप लोग सेकेंड ईयर लेवल पे होंगे तो फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करो, और जो सेकेंड ईयर से आप लोग को जो टेक्निकल सब्जेक्ट आ रहे हैं उसको साथ साथ में वेल प्रिपेयर करो, यानी आप लोगों को बाद में बर्डन नहीं आएगा। इजंट इट? तो सबसे पहले आप लोगों ने गेट का सिलेबस अच्छे से देखना चाहिए, और वो गेट का सिलेबस एक नहीं दो नहीं तीन चार बार देखो, और कलेक्ट करो डेटा कि फर्स्ट ईयर का कौन सा डेटा इसके अंदर है, सेकंड ईयर का कौन सा डेटा इसके अंदर है, और सॉर्ट आउट करो कि आपका स्टडी प्लान कैसा रहेगा। अब हर एक का स्टडी प्लान अलग रहेगा। मैं अगर मेरा खुद का स्टडी प्लान करूंगा तो मैं मेरे हिसाब से सेट करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपको स्टडी कैसे करना है, उसका प्लानिंग कैसा करना है, आप लोगों को सही में कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है या क्या करना है, या आपके माइंड में आपको फाइनल चाहिए। इट इज़ नॉट गेट की प्रिपरेशन करते करते आप लोग को जो बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, राइट, अभी अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप लोग प्रिपरेशन करना तो स्टार्ट करो, बाद में ये इसमें से बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को मिल सकते हैं ना। आप लोग प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो डेली आप गेट का 1 या 2 घंटे भी पढ़ाई अभी फिलहाल कर रहे हो तो भी मोर देन इनफ, बिकॉज यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जितने सब्जेक्ट आप लोगों के पढ़ रहे हो आप लोग, जैसे कि कोई फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, तो उनको अगर ये बेसिक से सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। अब ये टारगेट अचीव करने के बाद आपका प्लान क्या रहना चाहिए? सबसे पहले पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो हाथ लगाना उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करो रेगुलर बैचेस में। डायरेक्ट गेट की तरफ नहीं जाना है, पहले रेगुलर बैचेस में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। रेगुलर बैचेस में बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने के बाद कोई नीड नहीं बनती आप लोगों ने अलग से गेट की बहुत सारी बैचेस लगाओ, ये करो वो करो। हाँ, सिंपल एक आधी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप लोग कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो टेस्ट सीरीज आप लोग की सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दैट्स इट। यानी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करते हो तो आप लोगों को एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन से पैटर्न में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं, राइट। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप लोग मेरे पास गेट के लिए आ रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1994 93 से लेके तो अभी तक के जितने भी एमसीक्यूज गेट के पेपर में आ रहे हैं अपन वही टारगेट कर रहे हैं, बस वही अच्छे से पढ़ रहे हैं। यानी सबसे पहले तो अपन कंसेप्ट वगैरह सब पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और बाद में एमसीक्यूज कौन से ये करते हैं। तो ऐसा ही आप लोग बाकी सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड, वो सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक रिलेटेड अगर अच्छे प्रिपरेशन हो गई तो फिर आप लोग कोई भी कोचिंग में उनकी मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज लगाने का सब्जेक्ट वाइज। और ऑलमोस्ट अगर आप लोगों को सही में ऑल इंडिया रैंक अच्छा लाना है ना तो एक दिमाग में फिट कर लो कि अपने को ऑलमोस्ट 100 के करीब मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, 100 के करीब। और अगर आप लोग ये कर पाओ मॉक टेस्ट इतनी 100 के करीब, ऑलमोस्ट 100, बस हो गया आपका गेट क्रैक, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाएगा और ऑल इंडिया रैंक आपका जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी खुद के दिमाग में बनना बहुत जरूरी है। समझ गए क्या? और मैंने ये भी पॉइंट आप लोगों को बोला कि आप लोगों को सिर्फ अगर गेट एग्जाम क्रैक ही करना है, आपको कोई ऑल इंडिया रैंक से लेना देना नहीं, तो फिर आप लोगों को जो इतने सारे जो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो इतने सारे मत पढ़ो ना, उसमें से एक आधा सब्जेक्ट जो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट रहता है वो लगता है वो रहने दो। लेकिन ऐसा मत करना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत आपको डिफिकल्ट लगता है वही रहने दिया। नहीं, ऐसा मत करना। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी वो नहीं रहने दे सकते आप लोग। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही रहने दिया तो 15 मार्क तो इधर के गए, और बाकी जो सब्जेक्ट डिपेंड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर वो भी गए, क्योंकि एनए एसएस डीएसपी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M3 के कंसेप्ट है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, ये सब कुछ एसएस और डीएसपी के अंदर है। तो जिसके कारण अगर उधर आप लोग वेल प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो इधर कैसा आएगा आप लोगों को, तो ऐसा मत करना। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने के अंदर भी डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होने के बाद उसकी मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज इसके ऊपर भी ध्यान देना है।
और आप लोगों ने ये भी ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा वेटेज है गेट में, वो ध्यान दे के वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, वो सब्जेक्ट वेल प्रिपेयर कर ही लेना है। एप्टीट्यूड जो है ना, एप्टीट्यूड आपको हर जगह पे काम में आ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये दो सब्जेक्ट तो फाइनल है ही आप लोगों के, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रेगुलर बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही बहुत अच्छे से करो, मोर देन इनफ, बहुत डिटेल में ले रहा हूँ मैं। और ऊपर से फिर मैं गेट की बैचेस वगैरह लूंगा, गेट की वो अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से हो जाता है। रही बात जनरल एप्टी की, जनरल एप्टीट्यूड का जो बैचेस वगैरह है ना वो सब लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर पे लगाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू ज्वाइन द बैच फॉर जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन आपके घर पे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं हो रही है। रोज अगर अपन नहीं टाइम दे पा रहे, 4-5 दिन कर लें उसके बाद पॉज, ऐसा अगर आप लोगों का होता है तो फिर आप लोग बैच ज्वाइन करो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा डेटा मिल जाता है। लेकिन रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। अगर कुछ ना कुछ हासिल करना है तो आपको उतना अवेयर तो होना पड़ेगा। तो नहीं होता होगा तो आप लोग जनरल एप्टी का क्लास कहीं पे लगा सकते हो, क्योंकि आपके कॉलेजेस में जब 7 सेमेस्टर में कोई भी कंपनी आती है तो वो उसके टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे भी आपको जनरल एप्टीट्यूड काम में आएगा, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड काम में आएगा। अभी से लगाते हो, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है यार, कोविड के कारण कोई एग्जाम का टेंशन रहा नहीं, तो इसलिए आप लोग, आपका पूरा ध्यान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ लगा के एक वेल स्टडी स्ट्रेटेजी एज वेल एज खुद का प्लानिंग, कि खुद को कैसा पढ़ाई करना है ये आप लोग कर सकते हो। मैंने अवेयर तो करके दिया, मैंने बेनिफिट्स आपको सब बोल दिए। प्लानिंग में आप लोगों ने कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, देन कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, देन आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, मॉक टेस्ट बहुत सारे देना चाहिए, उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दोनों नॉलेज गेन करना चाहिए। बराबर है ना। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आगे के सब्जेक्ट्स वगैरह डिपेंड है, वो सब्जेक्ट्स कैसे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बोला। ऑल इंडिया रैंक अगर आप लोग को आईआईटीज में लगना है तो ऑल इंडिया रैंक आपका कौन से इसमें के अंदर चाहिए वो भी बोला, राइट। तो होप सो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अभी और मैं लगे तो आप लोगों को इसके ऊपर एक आधे दिन और बात करूंगा इसके ऊपर, लेकिन मैंने शॉर्ट टाइम में बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर किए। तो अभी आप लोग थोड़ा पढ़ाई को लग जाओ, और कोई भी आप लोगों को क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे कि सर इसके बारे में और हमको डिटेल में बोलो वगैरह, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी आप लोगों को एक आधा और वेबिनार दे दूंगा जिसके आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा, गेट इज़ नॉट दैट मच सिंपल एग्जामिनेशन, आप लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोचिंग लगा लिया या थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया तो आपका ये क्रैक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों का आपका दिमाग इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, 2-3 साल के बाद अगर आप लोगों को एग्ज़ाम देना है तो अभी से आपका माइंड इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम देना है, और फिर इसके पीछे आप लोगों को लगना पड़ेगा, एक खुद का प्लानिंग, खुद का एक डेली रूटीन, सब कुछ सुधारना पड़ेगा। अगर एक आधा बंदा सुबह लेट उठता है तो ठीक है, फिर वो लेट तक जाग के पढ़ाई कर रहा है ऐसा चाहिए। एक आधे को एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की आदत है तो वो सुबह से ही खुद का डेली रूटीन प्रॉपर सेट करेगा कि टाइम पास नहीं होने देना है। तो कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप रेगुलर बैचेस में भी मुझे पूछ सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर सकूं। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।